हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। एंड आज मैं लेके आया हूँ, जैसा कि मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके आती थी, बट आज मैं नया सा अपडेट जो कि आज एग्जाम हो गया है, कंप्लीट हो गया है फर्स्ट सेम वालों का, जो कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन था 7 सितंबर 2020 का। आज का रिसेंट अपडेट मैं लेके आई हूँ। बट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर पे हो तो चेक कर लीजिए कि आप लोगों का क्वेश्चन एंड आंसर सही है या गलत, क्योंकि आज लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही कम पूछा गया है, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि लॉन्ग क्वेश्चंस आया ही नहीं था। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस आया था एंड 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। अगर आप लोग सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर पे हो तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आप लास्ट ईयर तक कुछ अलग ही सिचुएशन था, बट इस साल पैंडेमिक सिचुएशन में कैसा क्वेश्चन आ रहा है ये भी आप लोगों को देखना है, क्योंकि मुझे जैसा लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि पिन पॉइंट आप लोगों को थ्योरी बिल्कुल भी क्लियर करना है, नहीं तो आप लोग ये जो 1 मार्क 2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए, थ्योरी क्लियर कीजिए। एंड आज का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है इसको भी पूरा देखिए, क्योंकि आप लोगों को इसमें से पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चंस 2020 का क्वेश्चंस कैसा आने वाला है। ठीक, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मैं रूल्स बता देती हूँ। यहाँ पे जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन था वो पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिवाइड हुआ है। पार्ट ए इज एनाटॉमी, फेरस पार्ट बी इज फिजियोलॉजी। तो फर्स्ट आप लोगों का एनाटॉमी के क्वेश्चन आप लोगों को आंसर्स लिखना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने एग्जाम दे दिया है तो थोड़ा चेक कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 5 × 4 = 20 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आप लोगों को 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि थे 4 मार्क्स के। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स हियर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या पूछा गया है आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आपके स्क्रीन में। ठीक है, राइट ब्रीफली अबाउट द ह्यूमन सेल ऑन द फॉलोइंग हेडिंग्स। तो इसके फॉलोइंग हेडिंग्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोगों को 2 मार्क्स में कुछ लिखना है ब्रीफली। तो क्या लिखोगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होगा इट इज प्रेजेंट इन द सेल। तो सेल क्या होता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल के अंडर में आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है दैट इज प्रेजेंट इन द सेल। और भी बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि राइबोसोम, जैसे कि लाइसोसोम। तो ये सब ऑर्गेनेल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। तो इसीलिए हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, सो इट इज अ ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, एंड इसका फंक्शन यही है कि इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आप लोग इसे पावर हाउस क्यों बोलते हो, बिकॉज इट जेनरेट्स मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, और उसके बाद उसको एटीपी में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में उसको स्टोर करता है। ठीक है, सो इसीलिए उसको पावर हाउस बोला जाता है। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख लिए होंगे, क्योंकि आप लोगों का 12th में था। ठीक है, सो इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर आप लोग चाहो उसका स्ट्रक्चर करके भी आप लोग मार्क्स अच्छे से फेच कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक अच्छा सा है कि आप लोग थोड़ा फिगर अगर कर लेते हो तो ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छा इंप्रेशन मार्किंग रहता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये भी एक टाइप ऑफ ऑर्गेनेल है, आप लोगों को पता होगा। इट इज डिवाइडेड इनटू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका नाम क्यों है, बिकॉज उसके सरफेस पे आप लोगों का राइबोसोम्स रहते हैं, इसीलिए उसका सरफेस थोड़ा रफ हो गया है, इसीलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। वेराज और उसके ऐसे भी रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके सरफेस में राइबोसोम्स होते नहीं है, सो दीज आर कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसका फंक्शन अगर आप लोग देखोगे तो इसका फंक्शन भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स रहते हैं तो ये क्या करता है ना, इट ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये फंक्शन होता है। वेराज जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है उसके सरफेस पे तो राइबोसोम होते नहीं है, तो इट क्या करता है ना, इट सिंथेसाइजेस कोलेस्ट्रॉल एज वेल एज फॉस्फोलिपिड्स। तो इसका आप लोग ऐसे अगर लिखोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके बाद आप लोग उसका स्ट्रक्चर बना दोगे तो आप लोगों को पक्का 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये आंसर में ये लिख लिया है तो डोंट वरी, आप लोगों को अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, राइट ब्रीफली अबाउट द स्टोमक ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्टोमक के बारे में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो अगर आप लोग देखोगे, अगर एनाटॉमी प्रैक्टिकल में आप लोग गए होगे तो आप लोगों को पता होगा इसोफेगस जो है आप लोगों का फूड पाइप जो रहता है, फूड पाइप हमारे स्टोमक में जहाँ पे कनेक्ट होता है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कार्डिया। क्या बोलते हैं हम उसको, कार्डिया बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का आता है फंडस, एंड उसके बाद आता है आप लोगों का ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर, एंड फाइनल द
लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक इज कॉल्ड एज एंट्रम। ठीक है, तो ये आप लोगों का पार्ट्स में हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोगों को पूछा गया है राइट ब्रीफली अबाउट द स्टोमक ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये तो क्वेश्चन था, पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने तो लिख लिया। सेकंड पॉइंट में आप लोगों को लिखना है कैपेसिटी के बारे में। तो हमारे जो स्टोमक है इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ अबाउट 2.5 आउंस। ठीक है, तो 2.5 आउंस का मतलब क्या होता है, 1 आउंस इज इक्वल टू 28 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली। तो 2.5 आउंस जो होता है 2.5 इंटू 28 आप लोगों का कितना हो गया 70 ग्राम्स। ठीक है, तो ये आप लोगों का होता है कैपेसिटी ऑफ द स्टोमक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, दैट इज द ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को किसी ने लिखा होगा, किसी ने नहीं लिखा होगा, बट अगर आप लोगों को पता है वेरी गुड। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी बता दूंगी कि ब्लड सप्लाई ऑफ स्टोमक क्या रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा, मैं पार्ट्स में बता रही थी कि आप लोगों का जो स्टोमक रहता है दैट यहाँ पे आप लोगों का ग्रेटर कर्वेचर रहता है एज वेल एज लेसर कर्वेचर भी रहता है। तो ग्रेटर कर्वेचर जो रहता है राइट गैस्ट्रोअमेंटल आर्टरी जो रहता है एंड लेफ्ट गैस्ट्रोअमेंटल आर्टरी जो रहता है दैट प्रोवाइड्स ब्लड टू द ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, और लेसर कर्वेचर में आप लोगों का कौन, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी एज वेल एज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो रहता है, ये दोनों आर्टरीज ब्लड सप्लाई करते हैं आप लोगों का लेसर कर्वेचर पे। ठीक है, तो ये आप लोगों का ब्लड सप्लाई के बारे में हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, राइट ब्रीफली अबाउट द यूटेरस एंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो यूटेरस के बारे में आप लोगों को लिखना है उसके पार्ट्स, और फिर उसके फिर से लिखना है ब्लड सप्लाई एज वेल एज 2 मेन सपोर्ट्स। तो क्या क्या होगा, उसका पार्ट्स क्या होगा, जैसे कि आप लोगों ने स्टोमक पे देखा कि वहाँ पे फंडस था, तो यहाँ पे भी यूटेरस पे भी आप लोगों का फंडस है, और उसके बाद मेन बॉडी पर्सन दैट इज यूटेरस का है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों का फाइनली सर्विक्स आता है इन द यूटेरस। तो ये आप लोगों के पार्ट्स ऑफ यूटेरस हो गए। और उसके बाद पूछा है ब्लड सप्लाई। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा सा ट्रिक बता रही हूँ कि यूटेरस को जो ब्लड सप्लाई करता है दैट इज कॉल्ड एज यूटेराइन आर्टरी। अगर थोड़ा सा अच्छे से डीप में लिखना चाहते हो, यूटेराइन आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू रेडियल आर्टरी, बेसल आर्टरी एज वेल एज स्पाइनल आर्टरी। तो ये अगर आप लोग लिखते हो देन इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप लोगों को इम्प्रेशन मार्किंग थोड़ा चाहिए तो ये अच्छा है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया ब्लड सप्लाई। फिर आप लोगों को पूछा गया है 2 मेन सपोर्ट्स। आप लोगों के जो फीमेल में जो यूटेरस रहता है उसको सपोर्ट करने के लिए जो कौन से ऑर्गन्स हमारे बॉडी में है, इसको ये पूछा गया है। तो 2 मेन सपोर्ट्स में आप लोगों को मैं यहाँ पे बताऊंगी आप लोगों को प्राइमरी सपोर्ट एज वेल एज सेकेंडरी सपोर्ट। तो प्राइमरी सपोर्ट में आप लोग लिख सकते हो जैसे कि पेल्विक डायफ्रागम, यूरोजेनाइटल डायफ्रागम एज वेल एज पेरिनियल बॉडी, ये आप लोगों के प्राइमरी सपोर्ट्स हैं। अगर आप लोगों ने ये आंसर लिख लिया है देन डोंट वरी, आप लोगों को अच्छे से मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, और सेकेंडरी सपोर्ट में अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो जैसे कि आप लोगों का लिगामेंट्स, ठीक है, पेरिटोनियल लिगामेंट्स, ठीक है, ये आप लोग अगर लिख सकते हो देन इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया सी क्वेश्चन। फिर चलते हैं हमारे डी क्वेश्चन की तरफ। डी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने, राइट ब्रीफली अबाउट द नी जॉइंट ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, नी जॉइंट आप लोगों का दैट इज नी जॉइंट इज प्रेजेंट इन द लेग्स ऑब्वियसली। तो आप लोगों ने सुना ही होगा, पता ही होगा आप लोगों को 206 बोन्स होते हैं हमारे बॉडी में। तो नी जॉइंट पे आप लोगों का ये पूछा गया है बोन्स फॉर्मिंग इट, मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट एंड मसल्स इन्वॉल्व्ड। तो फर्स्ट आप लोगों को लिखना है बोन्स फॉर्मिंग नी जॉइंट। आप लोगों के जो नी है कौन कौन से बोन फॉर्म करते हैं आप लोगों के नी को, फर्स्ट वन टिबिया, फीमर एंड उसके बाद आप लोगों को लिखना है पैटेला। ठीक है, ये 3 बोन्स होते हैं बिकॉज आप लोगों को पता होगा नी जॉइंट जो है दैट इज अ हिंज टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट का क्या मतलब होता है, अगर आप लोगों के 2 बोन्स होते हैं ऐसे साइड बाय साइड, दे कैन ग्लाइड, दे कैन रोटेट, दे कैन मूव, तो इसीलिए उसको बोला जाता है साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, तो नी जॉइंट वैसे ही आप लोगों का एक हिंज टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। तो इसके आप लोगों ने लिख लिया बोन्स फॉर्मिंग इट, और उसके बाद आप लोगों को लिखना है मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट। तो जॉइंट्स जैसे कि मैं बता रही थी, साइनोवियल जॉइंट जो आप लोगों का है, ये जो आप लोगों का नी जॉइंट है जिससे हिंज टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो आप लोगों को ये जो मूवमेंट करता है, कैसे मूवमेंट करता है, कैसा टाइप ऑफ मूवमेंट इसका रहता है, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक नया सा वर्ड बताऊंगी, इसका मीनिंग भी बताऊंगी। तो आप लोग इसको चाहो अगर नोट कर सकते हो, अगर आप लोगों को पहले से पता है दैट इज़ वेरी गुड, अगर नहीं पता है उसको नोट्स कर लीजिए। ठीक है, ये आप लोगों के लिए थियोरी के लिए एज वेल एज आप लोग आगे जो एग्जाम देने वाले हो, ये वर्ड्स आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। साइनोवियल जॉइंट,
they can allow the bones to slide with each other as well as they can rotate, right? They can rotate. synovial joint में आप लोग rotate कर सकते हो और आप लोगों के जो bones होते हैं they can slide with each other, ठीक है। तो ऐसे ही तो movements कैसे किस टाइप के movements होते हैं, वो जैसे कि आप लोगों का abduction, स्पेलिंग ABDUCTION, abduction का मतलब होता है अवे, सो द बोन्स कैन गो अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ये एक आप लोगों का मूवमेंट है। और उसके बाद आप लोगों को आता है एडक्शन, ठीक है। तो एडक्शन का मतलब होता है एडिशन जैसा। तो बोन्स क्या होता है ना, दे कैन अटैच विथ ईच अदर, दे कैन कम क्लोज विथ ईच अदर, दे कैन कम टूवर्ड्स विथ ईच अदर, ठीक है। दैट इज द एडक्शन। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, दे कैन ओपन, ठीक है। बोन्स क्या होता है ना, अच्छे से रोटेट कर सकते हैं, दैट इज एक्सटेंशन। और उसके बाद आप लोग अगर देखोगे फ्लेक्शन, फ्लेक्शन का मतलब होता है क्लोज, क्लोजली भी आ सकते हैं, ओपन हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं। और उसके बाद दे कैन रोटेट, रोटेशन भी हो सकते हैं। ये बहुत टाइप ऑफ मूवमेंट्स हैं साइनोवियल जॉइंट के, जैसे कि बट यहाँ पे आप लोगों को नी जॉइंट्स के बारे में पूछा गया है, तो नी जॉइंट इज ऑल्सो टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो अगर ये सब कुछ आप लोगों ने लिख लिया है, डोंट वरी, आप लोगों को अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वही उसी क्वेश्चन का पार्ट क्वेश्चन है, मसल्स इन्वॉल्व। कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं ये जो हमारे नी जॉइंट में, तो कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं इन द नी जॉइंट? 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, 3 सेट ऑफ मसल्स, ठीक है। फर्स्ट वन पॉप्लिटियस, क्वाड्रिसेप्स एंड हिमस्ट्रीन्स। 3 सेट्स ऑफ मसल्स आर देयर इन द नी जॉइंट, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया आप लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का डी ऑप्शन हो गया है। और अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन ई पे, ठीक है। तो आप लोगों को ई पे पूछा गया है, राइट ब्रीफली अबाउट द थायराइड ग्लैंड एंड द फॉलोइंग पार्ट्स। तो थायराइड ग्लैंड आप लोगों का जो है उसके में आप लोगों को लिखना है पार्ट्स, ब्लड सप्लाई, 2 हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम इट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखोगे थायराइड ग्लैंड्स का पार्ट्स क्या क्या होते हैं। बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द नेक रीजन, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, ये एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जैसा होता है। और अगर आप लोग देखोगे इट हैज़ 2 लोब्स, और उसके अंदर में 2 लोब्स के अंदर में एक ब्रिज होता है, दैट इज द इस्थमस, ठीक है। तो ये आप लोगों का होता है पार्ट्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो फिर अगर आप लोग देखोगे इसका स्ट्रक्चर में, अगर आप लोग फिर से देखोगे, इट लाइज बिलो द अंडर एडम्स एप्पल, ठीक है, लाइज इन फ्रंट ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप आप लोगों का जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रैकिया, उसके फ्रंट साइड पे रहता है हमारा थायराइड ग्लैंड। और उसको जो 2 लोब्स हैं उसको कनेक्टेड है थ्रू द ब्रीज, द नेम ऑफ द ब्रीज इज कॉल्ड एज इस्थमस, ठीक है। तो ये आप लोग पार्ट्स पे लिख सकते हो। और उसके बाद आप लोगों का आता है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई थायराइड ग्लैंड को कौन सा आर्टरी या फिर कौन सा वेन ब्लड सप्लाई करता है? तो आप लोगों को थायराइड ग्लैंड को सुपेरियर थायराइड आर्टरी एज वेल एज इंफेरियर थायराइड आर्टरी, ये दोनों आर्टरीज ब्लड सप्लाई करते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। ये खत्म हो गया। फिर आप लोगों को पार्ट सी में ये क्या पूछा गया है, हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम इट। तो थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन सिक्रेशन होते हैं? तो आप लोगों को पता होगा T3 एंड T4। T3 होता है ट्राई आयोडोनिन, तो आप लोगों को पता होगा T3 एंड T4। T3 होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, whereas T4 होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन हमारे सिक्रेशन होते हैं फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहीं पे फर्स्ट क्वेश्चन जो था 20 मार्क्स आप लोगों का खत्म हो गया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए बता दूं, इट कंटेन्स 10 मार्क्स एंड ऑल्सो कंटेन्स 10 क्वेश्चन। इट मीन्स 1 क्वेश्चन को आप लोगों के लिए 1 मार्क दिया गया है। क्यों दिया गया है? बिकॉज इट इज फिल्ड इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, ठीक है। तो एक ब्लैंक को भरने के लिए आप लोगों को मिलेगा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, देयर आर हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन द ह्यूमन बॉडी? सो द आंसर इज 33 नंबर ऑफ वर्टिब्रा आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, देयर आर हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पाइनल सेगमेंट्स इन द स्पाइनल कॉर्ड? आप लोगों का स्पाइनल कॉर्ड में कितने स्पाइनल सेगमेंट्स होते हैं? सो द आंसर इज 31, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बोन प्रेजेंट इन द थाई इज कॉल्ड एज, थाई में जो आप लोगों का बोन होता है दैट इज कॉल्ड एज फीमर ऑब्वियसली, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द बोन प्रेजेंट इन द आर्म इज कॉल्ड एज, तो आप लोगों के आर्म्स जो होते हैं उस पर कितने बोन्स रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को अगर देखोगे देन 3 है, ठीक है। 2 फोर आर्म्स है और 1 अपर आर्म है। जो 1 अपर आर्म है दैट इज द ह्यूमरस एंड 2 फोर आर्म्स जो है दैट इज द रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। तो ये आप लोग लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था आप लोगों के सामने, दैट इज द सैक्रम इज फॉर्म्ड बाय 5 वर्टिब्रे।
तो वहाँ पे जो ब्लैंक है वर्टिब्रे से पहले, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रे। फ्यूज्ड वर्टिब्रे यानी कि आप 3 to 5 स्मॉल बोन्स कजिंग और क्रिएटिंग द कोकिक्स, ठीक है। तो ये जो फ्यूज्ड वर्टिब्रे, 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रे फॉर्म करता है ये जो सैक्रम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, स्काफोइड इज ए व्हिच बोन ऑफ हैंड। स्काफोइड जो आप लोगों के हैंड पे, रिस्ट पे प्रेजेंट रहता है, तो ये कौन सा बोन होता है, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द स्मॉलर कार्पल बोन, आप लोगों ने सुना ही होगा कार्पल बोन, ठीक है। तो कार्पल बोन का ये एक स्मॉल बोन है जो कि प्रेजेंट है हमारे रिस्ट पे, दैट इज कॉल्ड एज स्काफोइड। उसके बाद आप लोगों का आता है रॉड्स एंड कोन्स आर प्रेजेंट इन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये आप लोग 12th में पढ़े होंगे, दैट इज प्रेजेंट इन रेटिना ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनिकोग्लोसस इज ए मसल ऑफ, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड लगा होगा कि ये कौन सा मसल आप लोग यहाँ पे पूछा गया है, तो ये आंसर होगा इसका टोंग, ठीक है। टोंग में आप लोगों का जेनिकोग्लोसस इज ए मसल प्रेजेंट है। और उसके बाद आप लोग देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4th क्रैनियल नर्व इज कॉल्ड एज। फाइनली आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है द लार्जेस्ट पैरानासल एयर साइनस इज कॉल्ड एज। आप लोगों का जो लार्जेस्ट पैरानासल एयर साइनस है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मैक्सिलरी साइनस। तो यहाँ पे आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन 3 पे आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया है आंसर द फॉलोइंग, ये है आप लोगों का कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ईच क्वेश्चन कंटेन्स 1 मार्क। तो आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है नेम एनी 2 स्कॉल बोन्स। स्कॉल में हमारे जितने भी बोन्स हैं, यहाँ पे आप लोगों को 2 बोन्स लिखना है। अगर आप लोगों को पता होगा स्कॉल में हमारे 22 बोन्स होते हैं, ठीक है। 22 बोन में से आप लोगों का 8 क्रैनियल बोन्स होता है और 14 जो होते हैं फेसियल बोन्स होते हैं। तो इसमें से आप लोग 2 बोन्स लिख सकते हो, जैसे कि आप लोग लिख सकते हो 8 जो क्रैनियल बोन्स है आप लोगों को पता होगा, टेम्पोरल बोन लिख सकते हो, पेराइटल बोन लिख सकते हो, ऑसिपिटल बोन लिख सकते हो, और उसके बाद आप लोग स्प्लिनॉइड बोन, और उसके बाद आप लोग लिख सकते हो जैसे कि एथमॉइड बोन। तो इसमें से आप लोग चाहो तो 2 बोन्स लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोगों का आता है नेम एनी 2 डूरल वेनस साइनसेस। तो जो वेनस साइनस होता है आप लोगों को 2 लिखना है, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, ट्रांसवर्स साइनस लिख सकते हो, सिग्मॉइड साइनस लिख सकते हो, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस लिख सकते हो, इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस लिख सकते हो। ये सब कुछ आप लोग डूरल वेनस साइनसेस पे लिख सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, दैट इज नेम एनी 2 सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स में आप लोग क्या लिख सकते हो, पैरोटिड ग्लैंड लिख सकते हो, सबलिंगुअल ग्लैंड लिख सकते हो, सब मैंडिबुलर ग्लैंड लिख सकते हो, ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। और उसके बाद आप लोगों को पूछा गया है नेम एनी 2 ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो आप लोग एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पे आप लोगों को 2 आर्टरी लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग लिख सकते हो जैसे कि लिंगुअल आर्टरी, फेसियल आर्टरी, ऑसिपिटल आर्टरी, पोस्टेरियर ऑरिकुलर आर्टरी। तो ये सारे आर्टरीज आप लोग लिख सकते हो। और उसके बाद आप लोगों का फाइनल क्वेश्चन जो 3 नंबर का फाइनल क्वेश्चन है, पूछा गया है नेम एनी 2 मसल्स ऑफ मास्टिकेशन। तो मास्टिकेशन का क्या मतलब होता है, च्यूइंग, ठीक है। च्यूइंग ऑफ फूड मटेरियल्स इन आवर माउथ इज कॉल्ड एज मास्टिकेशन। तो 2 मसल्स आप लोगों को बताना है जो कि मास्टिकेशन का, ठीक है। जैसे कि मसल्स आप लोगों का मास्टिकेशन विच इज रिलेटेड टू मैसेटर मसल्स, ठीक है। मैसेटर मसल आप लोगों को इजी हो गया याद रखने में, ठीक है। और उसके बाद आप लोग लिख सकते हो जैसे कि टेम्पोरालिस, ये दोनों मसल्स आप लोगों के लिए हेल्प होता है फॉर मास्टिकेशन। तो यहाँ पे आप लोगों का एनाटॉमी का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलेंगे अभी फिजियोलॉजी के क्वेश्चन के ऊपर। तो फिजियोलॉजी क्वेश्चन का भी वही कितना मार्क्स का है, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है 5 × 3 = 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जहाँ के आप लोगों को 3 क्वेश्चंस करने हैं, विच कंटेन्स ईच क्वेश्चन कंटेन्स 5 मार्क्स, ठीक है। तो 5 मार्क्स में आप लोगों को फर्स्ट पूछा गया है फंक्शंस ऑफ सलाइवा। सलाइवा आप लोगों को पता है विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड एंड सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज एन एंजाइम विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है सलाइवा का क्या क्या फंक्शंस होते हैं। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं सलाइवा के, जैसे कि इट हेल्प्स इन केमिकल डाइजेशन एंड च्यूइंग, इट लुब्रिकेट्स द फूड मटेरियल्स और द बोलस। बोलस हम लोग किसको बोलते हैं, जो फूड मटेरियल्स हम उसको च्यू कर लेते हैं उसके बाद हम फूड मटेरियल्स को बोलस बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग च्यूइंग लिख सकते हो, लुब्रिकेशन लिख सकते हो, केमिकल डाइजेशन लिख सकते हो। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स बाय मेंटेनिंग डेंटल एंड म्यूकसल
इंटीग्रिटी। तो ये सारे फंक्शंस ऑफ सलाइवा आप लोग लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद आप लोगों को पूछा गया है एंटीकोआगुलेंट्स। तो कोआगुलेशन क्या होता है, एंटीकोआगुलेशन क्या होता है, ये फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये आप लोगों को ऑब्वियसली पता होगा। एंटीकोआगुलेंट्स क्या होता है, विच इनहिबिट्स द कोआगुलेशन, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर को जो इनहिबिट करता है दैट इज कॉल्ड एज एंटीकोआगुलेंट्स। एंटीकोआगुलेंट्स का एग्जांपल में आप लोग को पता होगा, आप लोग लिख सकते हो जैसे कि ईडीटीए। ईडीटीए का मतलब होता है इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट, डबल ऑक्सैलेट, हेपारिन। और उसके बाद आप लोग लिख सकते हो जैसे कि सोडियम साइट्रेट, सोडियम फ्लोराइड, ये सारे हमारे एंटीकोआगुलेंट्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर सी पे जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज द फंक्शंस ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ दैट इज द cerebrospinal fluid that is present in the brain as well as in the spinal cord। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये इसका जो फंक्शन होता है ना, इट एक्ट्स एज ए क्यूशन, ठीक है, फॉर द ब्रेन को अच्छे से प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करता है सीएसएफ। और भी एक काम करता है ना, इट रिमूव्स वेस्ट मटेरियल्स, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो, ठीक है। इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ये होते हैं आप लोगों का फंक्शंस ऑफ सीएसएफ। उसके बाद अगर हम देखेंगे फाइनल क्वेश्चन जो आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया है दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है आप लोगों के सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इन द टेस्टिस। और वहाँ पे आप लोगों को क्या होता है ना, माइटोसिस एंड मेयोसिस होके आप लोगों का स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप लोग चाहते हो जो स्कीमेटिक डायग्राम होता है 2n से, जैसे कैसे डिप्लॉयड सेल से माइटोटिक डिवीजन, उसके बाद मेयोटिक डिवीजन होके आप लोगों का होता है स्पर्म सेल्स प्रोडक्शन। ये स्कीमेटिक डायग्राम करके आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि 3 स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आप लोगों का होता है स्पर्मासाइटोजेनेसिस, और उसके बाद आप लोगों का होता है मेयोसिस, और उसके बाद आप लोगों का होता है स्पर्मायोजेनेसिस। ये 3 स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं। तो ये इसको अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करोगे तो आप लोगों को अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और उसके बाद आप लोगों को ट्रू फॉल्स के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। ट्रू फॉल्स यानी कि एलएच सर्ज अकर्स आफ्टर ओव्यूलेशन। एलएच का मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ओव्यूलेशन के बाद एलएच सर्ज होता है क्या, नहीं होता है, बिकॉज एलएच सर्ज के बाद ही आप लोगों का ओव्यूलेशन होता है। सो दिस इज अ फॉल्स सेंटेंस। और उसके बाद सेकंड में आप लोगों को पूछा गया है आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इज 40 mmHg। तो इसका आंसर यही होगा क्योंकि इट इज़ इन बिटवीन 35 to 45 mmHg। तो ये आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोगों का जो लेवल होगा ये सही है, ठीक है, 40 mmHg। और उसके बाद सी में आप लोगों को दिया गया है एरिथ्रोपोएटिन प्रमोट्स प्लेटलेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी और रेड ब्लड कर्पस्कल्स, बट यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है एरिथ्रोपोएटिन प्रमोट्स प्लेटलेट फॉर्मेशन। ये कैसे हो सकता है, इट कैन प्रमोट आरबीसी बट इट कैन प्रमोट प्लेटलेट फॉर्मेशन। सो दिस सेंटेंस इज ए फॉल्स सेंटेंस, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का आता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी सिक्रेट्स एडीएच। एडीएच यानी एंटीरियर डायरेटिक हार्मोन। तो ये सेंटेंस आप लोगों का ट्रू है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे एवरेज डेली सिक्रेशन ऑफ स्वेट इज 1 लीटर। तो ये भी आप लोगों का ट्रू है। नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन हेल्दी बॉडी में आप लोगों का डेली सिक्रेशन 1 लीटर होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का यहीं पे ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन एंड आंसर खत्म हो जाता है। हम लोग चलते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम फिजियोलॉजी। तो ये भी आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। यहाँ पे ये पूछा गया है लाइफ स्पैन ऑफ न्यूट्रोफिल इन सर्कुलेशन इज, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल आप लोगों का होता है टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी और वाइट ब्लड कर्पस्कल्स। तो उसका सर्कुलेशन में आप लोगों का लाइफ स्पैन कितना है, इट इज़ कितने आवर्स से कितने आवर तक है, इट इज़ बिटवीन 5 hours to 135 hours, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ये आंसर लिखना है देन डोंट वरी, आप लोगों को अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड आप लोगों का आता है नॉर्मल पीएच ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है आप लोगों का उसका पीएच कितना रहता है, इट इज़ द रेंज बिटवीन 7.35 to 7.42, ठीक है। तो इसका पीएच रहता है। उसके बाद आप लोगों का आता है पेस मेकर ऑफ हार्ट इज। तो पेस मेकर क्या होता है, पेस मेकर ऑफ हार्ट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड इन चेस्ट एज वेल एज इन द एब्डोमेन टू हेल्प कंट्रोल द एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का पेस मेकर ऑफ हार्ट। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द बाइल जूस आर। ये आप लोगों ने 12th में पढ़ाई होगा। बाइल जूस में आप लोगों का जो बाइल पिगमेंट रहता है दैट इज द बिलीरुबिन एंड एज वेल एज द बिलीवर्डिन, ठीक है। तो ये आप लोगों का होता है। एंड फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये पूछा गया है दैट इज द कार्डियक इंडेक्स इज।
हाउ मेनी लीटर, कार्डियक इंडेक्स आप लोगों का जो होता है वो कितना लीटर होता है, दैट इज 4.28 लीटर्स पर मिनट। सो दिस इज द कार्डियक इंडेक्स। तो ये आप लोगों का था एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्वेश्चंस ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो कि आप लोगों के फर्स्ट ईयर पे जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर था आज जो कंडक्ट हुआ है, ठीक है, इसका क्वेश्चन एंड आंसर से अगर आप लोगों ने कुछ भी गलती किया है देन डोंट वरी, एंट्रेंस क्वेश्चन आ गया आप लोगों का, यही अगर क्वेश्चन आता है इट इज़ ईजी फॉर यू, ठीक है। आप लोगों के लिए ये थोड़ा मतलब दिमाग में ये अब बिल्कुल आप लोगों का रह गया है, तो इसके लिए नो वरी, गलती हो गया है, जो गलती हो गया है उसको छोड़ो और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को देखते हुए हमारे जो सेकंड सेम थर्ड सेम वाले हैं उसको भी देखते हुए थोड़ा सा अपना पढ़ाई भी अच्छे से करने लगेंगे, आई थिंक सो। ऐसे मेरे सारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए आप लोग मुझे मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। कमेंट भी करो अगर कुछ अच्छा लगा तो, या फिर कुछ डाउट होता है तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। और फाइनली आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, माई इंस्टाग्राम ID इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।